हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर से हम अपना जो हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इसको स्टडी करने वाले हैं। अब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस, स्ट्रक्चर को हम अलग से स्टडी करेंगे, फंक्शंस को अलग से स्टडी करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट जो है इकोसिस्टम का वो समझना पड़ेगा। ठीक है, इकोसिस्टम जो है सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था आर्थर जी टांसले ने, और इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन भी दी थी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन 1935 में। उसके बाद से इस डेफिनेशन में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। तो 1935 में A.G. टांसले यानी कि आर्थर जी टांसले ने, जो कि एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इकोसिस्टम टर्म को डिफ़ाइन किया और कहा कि इकोसिस्टम क्या होता है, एक बेसिक यूनिट ऑफ नेचर होता है, जिसमें क्या क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और आसपास के इन्वायरमेंट में जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर हो गई इकोसिस्टम। उसके बाद से इस डेफिनेशन में काफ़ी बदलाव आया, कई लोगों ने डेफिनेशन दी, कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं। तो उसमें से ओडम की दी हुई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 बार डिफ़ाइन किया था, एक बार 1953 में इसकी डेफिनेशन दी थी, एक बार 1971 में। तो 1953 की डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने इसे बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा था नेचर का। ठीक है, वही सेम चीज़ है, बेसिक यूनिट यहाँ पे कहा गया था। इसमें बेसिक फंक्शनल यूनिट यानी कि एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, और इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में हमारे सारे लिविंग आ गए और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं वो सारे आ गए, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी कहा कि दोनों ही एक दूसरे के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा इलेबोरेट डेफिनेशन दी 1971 में, जिसमें अभी तक इन्होंने कहा था बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का इकोसिस्टम। अब इन्होंने क्या कहा कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों होता है। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है नेचर का, जिसमें कि सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, जिनको हम कम्युनिटी कहते हैं किसी एरिया में। और इस एरिया में ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि फ्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन हो सके। और ये फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से कुछ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मतलब जो फूड शेयरिंग होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। बायोटिक डाइवर्सिटी डेवलप होती है और मटेरियल की साइकिलिंग भी डेवलप हो जाती है। तो इनकी ये बहुत इलेबोरेट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी डेफिनेशन है ये हमारे लिए, तो ये हमें याद रखना है। फिर एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBD कहते हैं, इसने भी इकोसिस्टम को डिफाइन किया है। इसने कहा है कि ये डायनामिक कॉम्प्लेक्स है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी का और उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का, जो कि एक साथ इंटरैक्ट करने पर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। और इसी फंक्शनल यूनिट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट जो है वो ह्यूमंस भी हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के 1992 के CBD वाले में ये डेफिनेशन हमारी दी गई थी इकोसिस्टम की। अब इस डायग्राम से समझ लीजिए इकोसिस्टम के सर्कल के अंदर क्या क्या आ जाता है। प्लांट कम्युनिटी भी आ गई, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स भी आ गए हमारे, और इनका जो हैबिटेट है वो भी आ गया, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए, सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, यानी कि जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं सब आ गए, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेचर का बनाते हैं। ऐसा यूनिट जो कि एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और उसका एक सेट स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। फिर हमने जैसे बात की थी कि हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, घर का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो हम प्लान करते हैं कहाँ कौन से रूम होंगे, कहाँ खिड़कियाँ होंगी, कहाँ दरवाजे। वैसे ही इकोसिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, चाहे तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए,
उन सब का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है उसी को हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसको हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर हमारा इकोसिस्टम फंक्शन हो गया कि स्ट्रक्चर तो एक बन गया, अब इन एलिमेंट्स के अंदर कैसे हम मटेरियल्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, और इस एनर्जी फ्लो की वजह से कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उसी को हम इकोसिस्टम फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इसी एनर्जी फ्लो के अंदर हमारे फूड वेब और फूड चेन वगैरह आ जाते हैं, एनर्जी पिरामिड्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट की मदद से देख सकते हैं। इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं ब्रॉड, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं और बायोटिक में सारे लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी। एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेट रेजीम के अंदर जो भी चीज़ें फैक्टर्स आ जाते हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे लाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया। और दूसरा हमारा आता है इडाफिक। इडाफिक से हमारा क्या मतलब होता है, सॉइल, सॉइल से रिलेटेड, सॉइल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो सॉइल आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, टोपोग्राफी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है इडाफिक फैक्टर में। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग आ जाते हैं। इनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स को भी हमने दो में डिवाइड किया है, सैप्रोट्रॉफ्स और फैगोट्रॉफ्स। अभी इन सब टर्म्स का मीनिंग आगे अपने लेक्चर में समझने वाले हैं। इस डायग्राम में देख लीजिए, एबायोटिक कंपोनेंट में विंड, सनलाइट, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ठीक है, सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। और प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इकोसिस्टम के टू मेजर काइंड्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक जिसे नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, दूसरा बायोटिक जिसे कि लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक के अंदर हमने देख लिया नॉन लिविंग मटेरियल, इडाफिक फैक्टर और क्लाइमेटिक रेजीम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बायोटिक में हमें कुछ टर्म्स देखने हैं। लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का, दो मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, क्या क्या, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। पहले इसी का मतलब समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जो कि स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये खुद का खाना बनाने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल बियरिंग, और मतलब ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं सोलर एनर्जी को एसिमुलेट करके और सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके। सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स हमारे कंज्यूमर्स हो गए जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड। और हेट्रोट्रॉफ दो तरीके के हो सकते हैं। पहले होते हैं हमारे फैगोट्रॉफ्स, या फिर जिनको हम मैक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं या फिर पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं। जैसे कि स्नेल हो गया, वो क्या इंजेस्ट करता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को मिट्टी में से, ठीक है। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, इनको हम फैगोट्रॉफ्स या फिर मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। अब फैगोट्रॉफ्स जो हो सकते हैं हमारे, वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। हर्बीवोरस जो कि प्लांट ईटिंग होते हैं एनिमल, जैसे गोट और डियर, या फिर कार्निवोरस भी हो सकते हैं। कार्निवोरस जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर और लायन, या फिर ओमनीवोरस भी हो सकते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे कि बियर और मैन। इसी में देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए। हेट्रोट्रॉफ्स में कंज्यूमर्स होते हैं, और इन कंज्यूमर्स में भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, प्लांट्स, जो ऑर्गेनिजम्स उनको खाते हैं, यानी कि हर्बीवोरस, वो हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि हर्बीवोर होते हैं,
हर्बीवोर्स एनिमल हो गए या प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, उनको जो खाते हैं वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एक तरीके से ये हो गया, प्रोड्यूसर हो गया जिसमें हमारे प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, इनको खाने वाले होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं इनको हम कह देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक, और ये हमारे कार्निवोरस भी होते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स या फिर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स एक ऐसे तरीके के बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जब ये जो हमारे हमने पढ़ा था फैगोट्रॉप्स या मैक्रो कंज्यूमर्स, जब इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स, इन तीनों की जब डेथ होती है तो उनके जो रिमेन्स होते हैं ना, उनको डीकम्पोज करने का काम हमारे करते हैं माइक्रो कंज्यूमर या सैप्रोट्रॉप्स। इसमें मेनली इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, कुछ फंजाई जिनको माइक्रोब्स भी कहते हैं, और डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं और कुछ उनके डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ये रिलीज़ करते हैं, वो वापस से प्रोड्यूसर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो इन्वायरमेंट की सफाई का काम करते हैं, क्योंकि जो डेथ हो रही है जो ऑर्गेनिजम्स की, अगर उनको कोई डिकम्पोज नहीं करेगा तो वो पड़े रहेंगे, पल्यूटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट की सफाई का काम करते हैं। साथ ही साथ फिर से प्रोड्यूसर्स के लिए मिट्टी को और उपजाऊ भी बनाते हैं, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में रह जाते हैं, जिसको वापस से प्रोड्यूसर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा ना इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया है। फंक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करते जाएंगे, और इसको और इलेबोरेटरी देखने के लिए ये देखिए इकोसिस्टम है, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिया हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक कंपोनेंट। पीछे भी हमने एक फ्लो चार्ट देखा था, ये और ज़्यादा इलेबोरेट है। एबायोटिक में हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, एडाफिक फैक्टर्स हो गए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। एडाफिक में सॉइल का पीएच, मिनरल्स और टोपोग्राफी। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स हो गए, कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स हो गए, और डीकम्पोजर्स या फिर सैप्रोट्रॉप्स हो गए। कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स को भी हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स लार्ज कार्निवोर्स को कहते हैं, और क्वाटरनरी कंज्यूमर जिसको हम ओमनीवोर्स भी कहते हैं। तो ये हम और ज़्यादा इसके बारे में जो कंज्यूमर्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, जब हम फूड चेन पढ़ेंगे, यानी कि जो इकोसिस्टम का फंक्शन जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, तो उसमें हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इकोसिस्टम वाले टॉपिक को लेकर बन चुकी होगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।